रिज़ल्ट 1:30 बजे आया था, तब मेरे पिताजी ऑफ़िस में थे, लंच टाइम था, तो मैं नहीं चाहता था कि जो मेरा रिज़ल्ट है, वो किसी और के मुँह से मेरे पिताजी को पता चले। जब मैं ऑफ़िस में गया बड़ा पदाधिकारी आता है तो उठना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज गुरबेले है और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने 441वीं रैंक प्राप्त की है। यह मेरा यूपीएससी में पहला अटेम्प्ट था और सौभाग्य से मैंने इस एग्ज़ाम को अपनी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। मेरा जन्मस्थल नागपुर महाराष्ट्र है, पर मेरा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विंध्याचल अकेडमी भोपाल से हुई है, जिसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से 2022 में कंप्लीट की है। जब मैं अपनी क्लास 10th में था, तब मेरे पिताजी ने मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे प्रशासनिक पद है, उनका चयन होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भी ये एग्ज़ाम कभी ना कभी देना है। उस समय तो मैं शायद 15 या 16 साल का ही रहा होगा, तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया नहीं। बट कहीं न कहीं दिमाग में ये बात थी कि हाँ, इस एग्ज़ाम को देना है, पर कब देना है और कैसे देना है, इसके बारे में आइडिया नहीं था। फिर जब मैं अपने कॉलेज में गया, मैं अपने कुछ सीनियर से मिला जो कि ऑलरेडी सर्विस में थे। उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे इसका प्रिपरेशन है, और मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी है। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तब मैंने सबसे पहले तो टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखी, ब्लॉग्स देखे, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे और अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो उसमें मैंने एक जो हाइलाइटेड चीज़ जो मुझे दिखी कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने भी इस बारे में सोचा और कुछ सीनियर से बात करी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने भी ठान लिया कि इस एग्ज़ाम को बिना दिल्ली आए, बिना कोचिंग के घर पे रहकर ही तैयार करूँगा और मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। तब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तब मैं अपने 4th ईयर के सेकंड सेमेस्टर में था। मैंने अपने पिताजी और माता को ये बात बताई कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ और मैं कॉलेज के प्लेसमेंट्स में नहीं बैठूँगा। तो वो काफ़ी शॉक हो गए कि अपने आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज में जाने के बाद भी कोई हाई पेइंग सैलरी जॉब को कैसे ठुकरा सकता है, और तब भी उस चीज़ के लिए जो कि एक काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम है। तो मैंने उन्हें सीधा बोला कि मैं इस एग्ज़ाम को सिर्फ 2 अटेम्प्ट दूँगा। अगर मेरा 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने प्लान बी जो कि कोई प्राइवेट जॉब होगी उसमें चले जाऊँगा और साथ ही अपनी तैयारी शुरू रखूँगा। तो वो कहीं न कहीं मान गए, इस बात को मान गए और मैंने ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद अपनी तैयारी शुरू करी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी है, वो प्री और मेंस की इकट्ठा होनी चाहिए। बट कहीं न कहीं मेंस की तैयारी 70% आपकी मेंस की तैयारी होनी चाहिए और बाकी 30% प्री की तैयारी होनी चाहिए। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि सिलेबस इतना बड़ा है, तो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप कौन-सी चीज़ कब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक रफ़ रोड मैप बनाया था अगले 1 साल का। तो मुझे ये तो पता था कि जुलाई 2022 में मुझे क्या पढ़ना है, अगस्त 2022 में मुझे क्या पढ़ना है, पर मुझे ये भी पता था कि अगले साल की जनवरी, अगले साल के अप्रैल में मुझे क्या-क्या पढ़ना है। तो इससे होता ये है कि जो आपके टारगेट्स हैं, वो काफ़ी मीट हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेगी। फिर जैसे मैंने टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी देखी, उसमें बुक लिस्ट को भी देखा और ये देखा कि 80 टू 70% सभी की बुक लिस्ट सेम है, तो मैंने भी उनको ही फॉलो किया है। एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। वैसे पॉपुलर ओपिनियन है कि लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम जैसी जो बुक्स है, जो कि ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में है, उनके नोट्स नहीं बनाने चाहिए। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं 700-800 पन्ने की बुक से अगर एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करूँगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ होगा। इसके कारण इसलिए बेटर है कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएँ, रिटन हो, ऑनलाइन हो, जो भी हो, अपने नोट्स बनाएँ और उसी से रिवीजन करें। तो मैंने इवन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, लक्ष्मीकांत के फॉर प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस उसके नोट्स बनाए थे। जब प्रीलिम्स का समय आया तो मैंने फ़रवरी 2023 से प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी शुरू करी, नोट्स बनाए, जो मेरे सिलेबस का पार्ट रह गया था उसको कवर करा। जब मैं एग्ज़ाम में गया तो कहीं न कहीं ये सोच के गया था कि इस एग्ज़ाम को पास तो करना ही है, तभी जाके मेंस लिखने का मौका मिलेगा। एग्ज़ाम में गया, प्रश्न देखा, तो क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा थी, पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो चुका था। तो कहीं न कहीं कोई भी नर्वस हो ही जाएगा अगर पैटर्न चेंज हो चुका है तो। मुझे भी नर्वसनेस आई, मुझे भी एक डर सा आ गया था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं, क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर मैंने आजू-बाजू के लोगों के चेहरे देखे, उन स्टूडेंट्स के चेहरे देखे, सभी के चेहरे उतरे हुए थे। तो मैं ये समझ गया था कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ़ मेरे लिए टफ़ नहीं है, बाकी सभी के लिए टफ़ आया है। तो डेफ़िनेटली जब क्वेश्चन पेपर टफ़ आता है, तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा और अगर कट ऑफ नीचे जाएगा, तो आपको रिस्क काफ़ी कम लेना है। तो मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मॉक टेस्ट में मैं जहाँ पर 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था,
फाइनल पेपर में मैं सिर्फ 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ। जब मैंने अपना जीएस का पेपर कंप्लीट किया, उसके बाद जब सीसैट का पेपर दिया, वो भी काफ़ी टफ था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पैसेज मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने उसको पहले अटैम्प्ट किया और फिर मैथमेटिक्स से सवाल किया। जब दोनों पेपर ख़त्म हुए तो मैंने अपने पिता को यही कहा कि पेपर तो काफ़ी टफ आया था, मैं श्योर नहीं हूँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और अगले 14 दिन इसी सोच में गए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। बट जैसे ही 12 जून को रिज़ल्ट आया, उस दिन मेरा नाम उस लिस्ट में था और मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और इतने डिफ़िकल्ट पेपर के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और अब बारी थी मेंस की तैयारी की। मेंस की मेरा 70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। जो बाकी सिलेबस था 30%, वो मैंने शुरुआती 15 दिन में कंप्लीट किया है। उसके बाद आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर राइटिंग के लिए ऑप्शंस है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या खुद से ही अपने घर पर टेस्ट लिखें। तो मैंने घर पे ही टेस्ट लिखने का सोचा। उसमें भी सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसिस टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा टॉपर्स कॉपी पे करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है टेस्ट सीरीज़ के जो सॉल्यूशन है, जो उनके इवैल्यूएशन है, उससे बेटर है कि आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट करें। टॉपर्स कॉपी में जो आंसर्स लिखे होते हैं वो ह्यूमनली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम में, बल्कि जो टेस्ट सीरीज़ में सॉल्यूशन दिए हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आप 3 घंटे में उतने बड़े सॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर पाए। और टॉपर्स कॉपी से ही आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी जो यूज़ ऑफ वर्ड्स है, वो सब उसी चीज़ों से पता चलेगा। तो मैंने टॉपर्स कॉपी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा एम्फेसिस टॉपर्स कॉपी पर दिया था। मीन्स लिखा, कहीं ना कहीं ऑप्शनल मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, बट जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे ऑप्शनल में कम नंबर रह गए वो मेरे ऐसे में कवर हो चुके थे। और अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी थी, ना ही मेरे पास कोई मेंटर था। तो मैं इस सोच में पड़ गया था कि अब इस प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को पढ़ा, कैसे अप्रोच किया जाता है, जो पिछले साल के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको देखा, एनालाइज़ करा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डैफ को कैसे भरना है। थोड़े सीनियर्स जो थे मेरे, उनसे बात करी, डैफ भरा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करी। सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। जब से आपका बर्थ हुआ है तब से लेके प्रेजेंट डे तक आपको अपने ज़िंदगी के सारे इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और ऑनेस्टली पता होना चाहिए, और वो चीज़ें आपके डेफ में भी झलकनी चाहिए। और इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस होना चाहिए वो है ऑनेस्टी पे। तो डेफ में कभी भी आपको कोई फेक चीज़ नहीं लिखनी है, जो सच है वही बताना है। और अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो ऑनेस्टी के साथ या तो हाँ बोले या तो ना बोले, पर ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का दिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है। 16 फरवरी का वो दिन था, इवनिंग स्लॉट में मेरा इंटरव्यू था। मैं अंदर गया, मैंने सभी को ग्रीट किया। सर का पहला क्वेश्चन यही था कि यार क्षितिज, तुम तो 2000 बॉर्न हो, तुम इतने यंग हो, ना कहीं घूमे होंगे, ना कहीं ज़्यादा दोस्त बनाए होंगे, हम तो तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी, वैसे तो जो माहौल है उसको लाइट करने के लिए उनने पूछा था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने रिप्लाई किया, सर नहीं, मैं नागपुर में भी रहा हूँ, भोपाल में भी रहा हूँ, रुड़की में भी रहा हूँ और अमरावती में भी अभी प्रेजेंटली रह रहा हूँ। तो मैं अलग अलग जगह तो घूमा भी हूँ, बट जो इन अलग अलग जगह के मेरे दोस्त हैं वो भी काफ़ी अलग अलग थिंकिंग के हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है कि इंडिया में अलग अलग जगह से कैसी कैसी कल्चर्स है। तो वो बोलते अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे डैफ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मुझे डैफ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बल्कि ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड और करंट अफेयर्स पे सवाल पूछे थे। इसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मुझे अच्छे से आधे 25 मिनट का इंटरव्यू था। उसके बाद सर कहते हैं, ओके क्षितिज, योर इंटरव्यू इज़ डन, यू कैन लीव। मैंने बोला ओके सर, थैंक यू। फिर मैं जब उठ के जाने ही लगा, दरवाजे के पास जा ही रहा था, उन्होंने मुझे टोका और एक सवाल पूछा। मुझे वो सवाल अभी भी इसलिए याद है क्योंकि शायद वो सवाल के कारण ही मेरे इंटरव्यू में 204 नंबर है, और शायद उसी के कारण मेरा नाम फाइनल लिस्ट में भी है। उन्होंने जब मुझे टोका, उन्होंने बोला अच्छा क्षितिज वेट। मैं नर्वस हो गया, 25 मिनट होने के बाद भी अब क्या पूछना रह गया। फिर वो कहते हैं, क्षितिज, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, हाउ मच वुड यू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10। अब ये काफ़ी फुल टॉस क्वेश्चन था, या तो मैं इसको मार के सीधा 6 मार सकता हूँ, या तो मिस करके सीधा विकेट उड़ सकती है। तो मैंने इस बारे में सोचा, मैंने बोला सर 7 आउट ऑफ 10। अगर आपको बता दूँ 7 आउट ऑफ 10 इज़ इक्विवेलेंट टू 190 प्लस स्कोर इन इंटरव्यू विच इज़ वेरी रेयर। तो सर भी काफ़ी शॉक हो गए कि ये 190 प्लस यानी कि 7 आउट ऑफ 10 क्यों बोल रहा है। तो सर ने एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन से पूछा कि वाई आर यू सिंग 7 आउट ऑफ 10। अब मैं सोच में पड़ा और मैंने कुछ सेकंड सोचा। फिर मैंने बोला कि या तो मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं सीधे सीधे बोल दूँ सर आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे मैंने उनके सीधे सीधे जवाब दे दिए, मेरा बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था, तो मैं डिज़र्व करता हूँ 7 आउट ऑफ 10। बट मुझे कोई जेनरिक आंसर नहीं देना था, इसलिए मैंने रिप्लाई किया, सर दो आई एंटर दिस रूम एज ए कॉमन पर्सन, बट इफ़ यू गिव मी 7 आउट ऑफ 10
आई एम डेफिनेटली लिविंग दिस रूम एज अ सिविल सर्वेंट। ये सुन के 1-2 सेकंड का साइलेंस रह गया था पूरे रूम में, बट उसके बाद वो सभी हंसने लगे और उनके एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा जो आंसर है वो काफ़ी टारगेट पे हिट हुआ है। और जब मैं बाहर आया, मैंने अपने सीनियर्स को बताया, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तुमने जो ये जवाब दिया है शायद इसके कारण तुम्हें 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, और ऐसा हुआ भी। और इसके कारण शायद जो इंटरव्यू में मेरा ये आखिरी का जो जवाब था, उसके कारण मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आया। जो मेरा एनालिसिस था मेरे मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से, मुझे लग तो रहा था कि मैं फाइनल लिस्ट में आऊँगा, क्योंकि इंटरव्यू ठीक ठाक गया था और मेंस में भी ठीक ठाक नंबर बन रहे थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी रैंक कौन सी आएगी, और ऑब्वियसली मुझे मेरी प्रेफरेंस आईएएस थी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर लिस्ट में नाम भी आता है तो उस रैंक पे आए जिसमें मुझे आईएएस मिल सके। तो उस एंजाइटी में मेरे 2 महीने निकल गए। बट जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपनी जो रैंक देखी वो 441 थी, और उस हिसाब से मुझे शायद आईएएस मिल जाएगा। मैंने सीधा अपने दीदी को बुलाया और उससे हाथ मिलाया, उसे यही बोला कि तू अभी कलेक्टर से हाथ मिला रही है। इससे वो काफ़ी शॉक हो गई, ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर उसे बताया कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया। मम्मी को भी सेम चीज़ बोली और मम्मी भी उछल उछल के बिल्कुल हग करने लगी। वो मोमेंट ऐसा था जो शायद ही मैं वापस जी पाऊँगा। रिज़ल्ट 1:30 बजे आया था, तब मेरे पिताजी ऑफिस में थे, लंच टाइम था, और यूपीएससी का रिज़ल्ट जनरली न्यूज़ में आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो किसी और के मुँह से मेरे पिताजी को पता चले। तो मैंने तभी अपनी मम्मी और अपनी दीदी को बोला कि चलो पापा के ऑफिस में चलते हैं और उन्हें अपना रिज़ल्ट बताते हैं। और जब मैं ऑफिस में गया, मेरे पापा लंच कर रहे थे, अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। मैं अंदर गया और मैंने उनसे यही कहा, जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तो आपको उठना चाहिए कि नहीं? वो सोच में पड़े, क्या ऐसा क्यों कह रहा है? तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इसका रिज़ल्ट आ चुका है और ये सिलेक्ट हो चुका है। उस चीज़ का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, जो कि काफ़ी वायरल हुआ है। उस पे अराउंड 57 मिलियन व्यूज़ हैं। तो एक चीज़ जो कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि इसने ऐसा क्यों कहा कि कोई बड़ा पदाधिकारी आता है, कोई अपने पिताजी को ऐसा क्यों कहेगा? मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा है, अगर आपकी फैमिली में जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो जो नई जनरेशन है उसको पुरानी जनरेशन से कुछ अच्छा काम, कुछ एक स्टेप आगे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं आज आपसे बड़ा पदाधिकारी बन चुका हूँ और आपको खड़े होना पड़ेगा। वैसे तो वो काफ़ी फ़नी वे में था, बट कहीं न कहीं वो जो मोमेंट है, उसका जो वीडियो है, मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में शायद ही फिर से आ पाएगा। रिज़ल्ट के बाद काफ़ी लोगों से मिला, उनसे बातें करी, और सब मुझसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आईएएस बन के, अब तो तुम काफ़ी बड़े इंसान बन चुके हो। बट मुझे ही पता है कि ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया नहीं है। सही बताऊँ तो रिज़ल्ट के बाद मेरा दुनिया को देखने का परसेप्शन बदला नहीं है, बट दुनिया का मुझे देखने का परसेप्शन बदल चुका है। तो मेरे लिए तो कोई चेंज नहीं है, बट डेफ़िनेटली जो दूसरे मुझे अब देखते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक चेंज आ चुका है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। जनरली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो सक्सेस है, हम उनके हार्ड वर्क से डिफ़ाइन कर देते हैं। जनरली यही कहा जाता है कि इसने 11-12 घंटे पढ़ाई करी है, बहुत चीज़ों का त्याग दिया है, तब जाके इसका सिलेक्शन हुआ है। बट मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क तो है ही, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। बट कहीं न कहीं एक माइंडसेट की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो एक माइंडसेट था मेरा, तभी जाके इस एग्ज़ाम को मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो मैं उस माइंडसेट की बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो प्रिपरेशन के भी पहले आपको करनी चाहिए, वो एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वाई यूपीएससी, या फिर वाई सिविल सर्विसेज, या फिर वाई आईएएस। इस सवाल का जवाब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आईएएस को एक पद की तरह नहीं देखता हूँ। डेफिनेटली अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिली है, तो इट जस्ट प्रूव्स कि आई एम अ गुड स्टूडेंट। बट ये चीज़ ये प्रूव नहीं करता कि मैं एक अच्छा आईएएस हूँ। तो आईएएस को अगर हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि आईएएस बनने के बाद आपको एक बड़ा घर मिलेगा, 2-3 गाड़ियाँ मिलेगी, बहुत सारे नौकर मिलेंगे, तो कहीं न कहीं मैं ये बोल के आईएएस के पद की गरिमा को गिरा रहा हूँ। आईएएस को मैं एक माध्यम की तरह देखता हूँ, समाज में बदलाव लाने का, प्रशासन में कुछ अच्छे चेंजेस लाने के एक माध्यम की तरह मैं उस पोस्ट को देखता हूँ। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको आईएएस बनने लायक कौन-सा काम करना है? आपको समाज में कुछ बदलाव लाना है, क्या बदलाव लाना है? अगर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिपार्टमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसी से मेरा दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन के बारे में। मैं समझता हूँ कि अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेशन के पीछे काफ़ी भागते हैं। मुझे अभी भी टेलीग्राम पे सवाल आते हैं कि सर हाउ टू डील विद लो मोटिवेशन। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मोटिवेशन के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन काफ़ी टेम्प्रेरी चीज़ है। तो सिंपल भाषा में बताओ कि मोटिवेशन एक थर्ड फोर्स है। आपके माता पिता आपको कहेंगे कि बेटा पढ़ाई कर, आईएएस बनना है, या फिर आपने इंस्टाग्राम या कई और सोशल मीडिया पे देख लिया मेरे जैसे टॉपर्स की पोस्ट, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ मुझे पढ़ना है। बट ये काफ़ी टेम्प्रेरी फोर्स है।
हमें इससे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है दृढ़ निश्चय पे, यानी कि डिटर्मिनेशन पे। और डिटर्मिनेशन है क्या? वो है एक अंदरूनी आवाज़ जो कंटिन्यूसली आपको पुश करती रहती है अपने लक्ष्य की ओर। और ये अंदरूनी आवाज़ तभी आएगी जब आपके पास आंसर होगा YIAS। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉजिटिव प्रेशर की भी ज़रूरत है, कि इससे मेरा ये मतलब है कि जब भी मेरा रिज़ल्ट आया था तब मुझसे लोगों ने यही सवाल बार बार पूछा कि आपने इस कठिन एग्ज़ाम को अपने पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। तो मैं उनको सिर्फ यही जवाब देता हूँ कि मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट। क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है तो मैं अपनी सारी जी जान, सारा समय उस अटैम्प्ट की प्रिपरेशन में ही डाल देता हूँ। तो मेरे से आप सभी का ये अनुरोध है कि अगर आपका थर्ड अटैम्प्ट है या फोर्थ अटैम्प्ट है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका अगला अटैम्प्ट फोर्थ अटैम्प्ट होगा या फिफ्थ अटैम्प्ट होगा। आपको यही सोचना है कि अगला अटैम्प्ट आपका फाइनल अटैम्प्ट है, आपका लास्ट अटैम्प्ट है। तभी आप अपनी सारी मेहनत उस चीज़ में डाल पाएंगे। अगली चीज़ ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। मैं इसको अगर एलाबोरेट करूँ तो जब मैंने अपनी पैकेज ड्रॉप करने का सोचा कि मैं किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही कहा कि तुम क्या सोच के ये कर रहे हो। तो मैंने उन्हें सिर्फ यही बोला कि मैं इस एग्ज़ाम को सिर्फ 2 अटैम्प्ट दूंगा। अगर मेरा 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं कोई फिर प्लान भी देख लूँगा और कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँगा और साथ ही अपनी तैयारी शुरू रखूँगा। इसके अलावा टाइम का मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर आप सिलेबस को प्रिंट करेंगे तो आपको ऐसे 8 A4 शीट्स लगेंगे सिर्फ सिलेबस को प्रिंट करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जब सिलेबस ही इतना बड़ा है तो उसको रिसोर्सेज कितने सारे होंगे। इसलिए आपको एक रफ रोड मैप होना चाहिए कि अगले 1 साल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर अभी अगस्त का महीना है या फिर जुलाई का महीना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगले साल आप अप्रैल या मई में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। जनरली इंटरनेट के माध्यम से आपको मल्टीपल टॉपर्स वीडियो दिखेंगे या फिर बहुत सारे ब्लॉग्स दिखेंगे, तो आपको भटकना नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहना है और उसको बार बार चेंज नहीं करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि जो हर्ड मेंटेलिटी है हमें उससे बचना है। अगर आपको फैक्चुअली बताऊँ तो यूपीएससी अराउंड 8 से 9 लाख बच्चे देते हैं, जिसमें से सिलेक्शन सिर्फ 1100 बच्चों का हो रहा है। तो सक्सेस रेशियो सिर्फ 0.1% है। तो इतने कम सक्सेस रेशियो में हम जनरली सोचते हैं ठीक है 1100 बच्चों का हो रहा है तो बाकियों का क्या। जब हम ये सोचते हैं कि 1100 बच्चों का ही हो रहा है तो हमें ये डर रहता है कि हम कहीं ना कहीं उन बाकी बच्चों में ना रह जाए। तो उससे कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्ट होना है तो आपको कितनी सीट्स की ज़रूरत है? सिर्फ एक। और यूपीएससी आपको 1100 सीट्स दे रहा है तो कहीं ना कहीं एक सरप्लस में ही है। मुझे पता है काफ़ी बचकानी साउंड कर रही होगी ये मेरी बात, बट मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अपने आप को एक विनर में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि द माइंड इज़ एवरीथिंग, वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू बिकम। आपका दिमाग ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआती फ़ेज़ में आईपीएस सफ़ीन हसन सर की एक स्पीच देखी थी, यूट्यूब में शायद वो अभी भी अवेलेबल है। उसमें जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो है डिज़र्व बिफोर डिज़ायर, यानी कि आपको सपने दिखने से पहले काबिल बनना होगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको पहले आईएएस के काबिल बनना होगा, अपनी पर्सनैलिटी को वैसे मोल्ड करना पड़ेगा। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मल्टीटास्किंग, ये आप में इनबिल्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनको डेवलप करना शुरू कर दीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेलियर्स। फेलियर्स लाइफ का पार्ट है। अगर कोई आईएएस मान लीजिए उसके डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो गए, उसने 2-3 बार ट्राई किया, उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो क्या इसका ये मतलब है उसको अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भाग जाना चाहिए, उसको गिव अप कर देना चाहिए? डेफिनेटली वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मेरे 2-3 ट्राई करने के बाद भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके पास रिपीटेड फेलियर्स आ रहे हैं तो आपको भी इंपॉर्टेंट है, पॉज लीजिए, सोचिए कि आपको फेलियर्स क्यों आ रहे हैं, क्या क्या गलती आप कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए और अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। और अगली बार जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप ये गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करेंगे। बट ये कहने के बाद भी मुझे पता है सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं एक एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो कि मैं खुद करता था। जब भी मुझे निराशा होती थी मैं एक शांत कमरे में जाता था, कुर्सी पे पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता था और उस क्षण को इमेजिन करता था जिस दिन मैं अपने माता पिता को एक न्यूज़ दूंगा, अपनी सक्सेस की न्यूज़, कि हाँ मम्मी पापा मैं आईएएस बन गया हूँ। और मैं इमेजिन करता था कि उनके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आएगी, कितने वो प्राउड होंगे। और जब मैं ये सोचता था उनके जो हंसमुख चेहरा था वही मुझे मोटिवेट करता था, वही मेरी एनर्जी लेवल फिर से 100% कर देता था। और कहीं ना कहीं आपको सही बताऊँ तो जब मैंने रिजल्ट डिलीवर किया तो जो मैं इमेजिन करता था कि ऐसा क्षण मेरी लाइफ में आएगा वो क्षण आया भी था, और वो इस वीडियो में दिखेगा भी आपको। जो तीनों स्टेजेस में एक फ़िलॉसफी जो मुझे हमेशा काम आई वो थी भगवत गीता की सेंट्रल थीम, यानी कि निष्काम कर्म।
आपको अपने सिर्फ एफर्ट्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि वही चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको इम्प्रूव करिए। रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम जनरली एंजाइटी में चले जाते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि हमारा पेपर कैसे जाएगा। बट मैं कभी एंजाइटी में गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और मैं उससे काफ़ी खुश था कि मैंने जो प्रिपरेशन मेरे से जितनी हो सकती है मैंने उतनी प्रिपरेशन करी है, और रिजल्ट्स की मैं कभी चिंता नहीं करता था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री टफ़ है मेरे लिए, ज्योग्राफी टफ़ है, तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपको हिस्ट्री में कोई स्कॉलर नहीं बनना है, ज्योग्राफी में कोई स्कॉलर नहीं बनना है। आपको ये सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है। तो जब मैं इंटरव्यू में गया था, मैं यही सोच के गया था कि मुझे उनके साथ कन्वर्सेशन तो करना ही है। बट अल्टीमेटली जब मुझसे वो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने आप को 7 आउट ऑफ 10 क्यों रेट कर रहे हो, तो मैंने सिर्फ यही बोला कि सर मुझे आईएएस बनना है, इसलिए मुझे 7 आउट ऑफ 10 चाहिए, और मैंने वही डिलीवर किया, और शायद उन्हें भी इसी चीज़ की नीड थी। आखिर में जितने भी सिविल सर्वेंट्स, सिविल एस्पिरेंट्स या फिर आम श्रोतागण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कुछ पंक्तियाँ हैं वो संबोधित करना चाहता हूँ। इंसानियत ही पंथ मेरा, मानवता ही पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना मर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना वर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना ही स्वर्ग मेरा। इसी के साथ मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मंच दिया और यहाँ आमंत्रित किया। और जो भी सिविल एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप अपने माता पिता एवं इस देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSGIS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSGIS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।